डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि अब हमने पता है कि जब भी एक कॉइल के थ्रू या किसी लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाता है। सो whenever there is change in magnetic flux linked through a loop or through a coil, EMF or current is induced in that loop or coil. अगर हम यहां पे एक कॉइल लेते हैं, लेट्स सपोज ये कॉइल है, दिस इज ए कॉइल। लेट्स सपोज यहां से करंट आप फ्लो करते हो, इस कॉइल के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर इस करंट में हम चेंज लाते हैं, जो करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, इस कॉइल के थ्रू फ्लो हो रहा है, अगर उस करंट में हम चेंज करते हैं, उसको हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल विल चेंज। क्योंकि जब आप करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। सो जब भी आप करंट चेंज करेंगे थ्रू दिस फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, तो यहां पे चेंज आएगी, किसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी। उसकी वजह से क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो अब आपने पता है बाय लेंज़ेस लॉ, जो डायरेक्शन है उस इंड्यूस्ड करंट की, उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। अगर ये इंक्रीजिंग करंट की वजह से यहां पे इंड्यूस हो गया है करंट, तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, वो इसको इंक्रीज नहीं होने देगा। अगर यहां पे करंट जो इंड्यूस हो गया वो डिक्रीजिंग करंट की वजह से, यानी आपने करंट डिक्रीज किया है थ्रू दिस कॉइल, अगर उसकी वजह से यहां पे ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो गया, तो वो करंट क्या करेगा, वो इस करंट को, जो ओरिजिनल करंट है, वो उसको डिक्रीज नहीं होने देगा। सो ये यहां पे आप याद रखेगा, अगर हम यहां पे करंट चेंज करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा। उस करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, दैट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। सपोज जब आपने करंट इंक्रीज किया था, जब आपने करंट इंक्रीज किया था तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, वो इस ओरिजिनल करंट को इंक्रीज नहीं होने देगा, वो कोशिश करेगा कि इसको मैं इंक्रीज ना होने दूं। हो गया एक। अब अगर आपने करंट डिक्रीज किया है, जब आप करंट, ओरिजिनल करंट डिक्रीज करते हो, तो फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल विल डिक्रीज, यानी चेंज हो जाएगा, तो ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएगा। उस करंट की डायरेक्शन अब क्या होगी, बाय लेंज़ेस लॉ उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, वो इस चेंज को, जो डिक्रीज हो रहा था ओरिजिनल करंट, वो इसको अपोज करेगा, यानी वो इसको डिक्रीज नहीं होने देगा। सो दैट मीन्स यहां पे इस कॉइल की अब एबिलिटी आ जाती है, इसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि वो इस चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। यानी अगर करंट इंक्रीज हो जाता है, वो प्रॉपर्टी जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से इसमें आ जाती है, वो इसको इंक्रीज नहीं होने देता है, वो इस इंक्रीज को अपोज करता है। इसी तरह अगर ओरिजिनल करंट डिक्रीज हो जाता था, इसमें अब एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, वो इस करंट को, ओरिजिनल करंट को डिक्रीज नहीं होने देता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इसी प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस नाम देते हैं। सो सेल्फ इंडक्टेंस हम सिंपली कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which the EMF or current induced in that coil opposes any change in current flowing through that coil. जब भी आप यहां पे, जब आप करंट इसमें चेंज करेंगे
तो इस कॉइल में अब एक एबिलिटी रहती है, एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज इन करंट, ओरिजिनल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो ओरिजिनल करंट इसमें फ्लो हो रहा था, जो उसमें आप चेंज करते हो, वो उस चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। यानी अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, वो इसको अपोज करता है, उसको इंक्रीज नहीं होने देगा। अगर आप इसको डिक्रीज करते हैं तो इस इंड्यूस्ड करंट की अब एबिलिटी रहती है, या उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि वो इसको डिक्रीज नहीं होने देता है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। सो सेल्फ इंडक्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which the EMF or current induced in that coil opposes any change in current flowing through that coil। तो अब यहां पे आपने पता है जितना आप ज्यादा करंट यहां से पास करेंगे तो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा थ्रू दिस कॉइल, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। सो दैट मीन हम सिंपली यहां पे कहेंगे कि जो फ्लक्स लिंक होगा थ्रू दिस कॉइल, द फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस टू दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सो द करंट, यहां पे हम सिंपली कहेंगे द फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द कॉइल, द फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द कॉइल is directly proportional to the current flowing through it। Let's suppose यहां से current I flow हो रहा था, original current, so it's directly proportional to I। और इस proportional के बदले हम एक constant इंट्रोड्यूस करेंगे। हम इस constant को L से रिप्रेजेंट करते हैं। This L, this is a proportionality constant known as coefficient of self inductance, or simply it is called self inductance of coil, self inductance। so since हमने पता है जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा इस कॉइल के थ्रू, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा थ्रू दिस कॉइल। सो दैट मीन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और phi is equal to Li, where this L is a proportionality constant known as coefficient of self inductance or simple self inductance of a coil। so अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इस I को रखूंगा, if I is equal to 1 ampere, अगर करंट फ्लोइंग, if the current flowing through the coil is 1 ampere, तो जो फ्लक्स आएगा phi कितना होगा फिर, it will be equal to L। so therefore आप सेल्फ इंडक्टेंस को क्या कह सकते हो, अब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is equal to the magnetic flux linked to that coil when a unit current is flowing through it। जब आप 1 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे थ्रू दिस कॉइल, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इस कॉइल में, उतना ही यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा इस कॉइल का। सो सेल्फ इंडक्टेंस में आल्सो बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए कॉइल व्हेन ए यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल। जब आप उस कॉइल के थ्रू कितना करंट पास करेंगे, 1 एम्पियर। सो और अब यहाँ पे हमने पता है, यहाँ पे phi is equal to Li, since phi is equal to Li, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं डी फाई बाई डी टी इज इक्वल एल कॉन्स्टेंट है, इट इज डी आई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि एल कॉन्स्टेंट है। सो अब आपने पता है बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल में, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स minus d phi by dt, that is equal to EMF induced in the coil or circuit। so अब d phi by dt के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, minus e। so minus e is equal to L di by dt। चलो ये माइनस जो यहाँ पर था मैं इसको राइट साइड में ले आता हूँ। so EMF is equal to E minus L di by dt is an important expression। अगर आपको किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस पता होगा L, अब the rate at which the current
इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी di/dt आपको पता होगा तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कितना EMF वहाँ पे इंड्यूस होगा. सो E विल बी इक्वल टू माइनस L di/dt. सो नाउ अब देखिए यहाँ पे अगर ये माइनस di/dt, इफ माइनस di/dt, negative sign indicated decrease, the rate at which the current decreases, minus means decreases, plus means increases, the rate at which the current decreases. अगर सिंपल है di/dt, that means the rate of change of current. अगर प्लस आप रखेंगे that is the rate at which current increases. If it is equal to 1, अगर मैं इसको 1 रखता हूं तो जो E आएगा वो किसके बराबर होगा, L के बराबर. So then EMF कितना होगा, that will be equal to L. So therefore आप सेल्फ इंडक्टेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज डिफाइंड एज द EMF induced in that coil when the current decreases at the rate of unity. Unity means 1. Self inductance may also be defined as the EMF induced in that coil if the current decreases at the rate of unity. Unity means 1. So that means if minus di/dt is equal to 1, E will be equal to L. So self inductance of a coil may also be defined as the EMF induced in that coil if the current decreases at the rate of unity. Or self inductance of a coil may also be defined as the flux linked to that coil if a unit current is flowing through it. So this is all about the self inductance. So self inductance को ऐसा यूनिट जो है इसका, that is Henry. ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज Henry. So मैं फिर से इसको थोड़ा रिवाइज करूंगा. एक कॉइल के थ्रू जब आप करंट चेंज करेंगे तो उसमें EMF या करंट इंड्यूस होगा. वो EMF या करंट जो है उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी दैट ऑलवेज अपोज द चेंज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट. इसलिए अगर आप करंट इंक्रीज करते हो तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो इस इंक्रीज को अपोज करेगा. अगर आप करंट डिक्रीज करते हो तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, वो इस डिक्रीज को क्या करेगा, अपोज करेगा. ये प्रॉपर्टी जो कॉइल की रहती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच the EMF induced or current induced in that coil opposes the change in current flowing through it. This is called self inductance. So अगर आप एक coil को देखेंगे, जितना आप ज़्यादा current flow करेंगे इसके थ्रू उतना ज़्यादा magnetic flux होगा. So that means magnetic flux linked through the coil is directly proportional to the current flowing through it. Or phi is equal to Li, where L is proportionality constant known as coefficient of self inductance or simple self inductance. अगर आप यहाँ पे इस L को क्या रखते हो, इस I को रखते हो 1 एम्पियर, तो phi कितना आएगा, L के बराबर आएगा. So therefore self inductance of a coil may also be defined as the magnetic flux linked to that coil if a unit current is flowing through it. और अब आपने पता है phi is equal to Li. अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टाइम, d∅dt विल बी L di/dt. सो अब बाई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF होता है माइनस d∅dt. सो E विल बी इक्वल टू हियर d∅dt के बदले में लिखूंगा माइनस को मैंने यहाँ पर लाया, इट इज इक्वल L di/dt. सो अगर ये माइनस di/dt आप 1 रखते हो, सो दैट मीन्स द रेट एट विच करंट डिक्रीज, अगर ये 1 है तो E किसके बराबर आएगा, L के बराबर आएगा. सो देयरफॉर अब आप इसको सेल्फ इंडक्टेंस को क्या डिफाइन कर सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल में आल्सो बी डिफाइंड एज द EMF induced in that coil if the current decreases at the rate of unity. So this is SI unit इसका क्या है, Henry. This is all about the self inductance of a coil. Now we will discuss inductor. अब आपने अक्सर सर्किट्स में देखा होगा कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक रजिस्टर होता है,
कहीं पे कैपेसिटर भी होता है उसमें, और कहीं कहीं पे और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है उसको हम नाम देते हैं इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या है? इट इज सिंपली एन इंडक्टर इज ए सर्किट एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल। A circuit element in the form of coil which opposes the change in current flowing through it. So इंडक्टर एक सिंपल एक सर्किट एलिमेंट होता है। ये कॉइल की शेप में होता है, कॉइल की फॉर्म में होता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इट अपोजेस द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो इसके थ्रू करंट फ्लो होता है, अगर उसमें चेंज आ जाती है, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उसमें ये क्या करता है? अपोजिशन करता है ऑफर। सो इट अपोजेस द चेंज, इट ओनली अपोजेस द चेंज, नॉट द एग्जैक्ट, नॉट द ओरिजिनल वैल्यू। अगर करंट कांस्टेंट रहता है तो उसमें कोई अपोजिशन नहीं होती है, लेकिन अगर आप उसको चेंज करते हैं, उस चेंज को ये अपोज करता है। अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो ये इसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, अगर वो डिक्रीज हो जाता है ये उसको अपोज करता है, यानी उस डिक्रीज को होने नहीं देता है वहां पे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ए इंडक्टर एंड ए सर्किट एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल विच अपोजेस द चेंज in current flowing through it. इंडक्टर जैसे रेजिस्टर क्या करता है? इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। इसी तरह कैपेसिटर क्या करता है? इट स्टोर्स चार्जेस। इसी तरह इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या रहती है? इट अपोजेस द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो करंट इसके थ्रू चेंज फ्लो कर रहा है, उसमें अगर कोई चेंज आ जाती है, ये उस चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। नाउ जो इंडक्टर है, इनकी जैसे आप रेजिस्टर्स या कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशंस लेते हो, वैसे हम इंडक्टर्स की यहाँ पे लेते हैं कॉम्बिनेशंस। सो अगर हम इनकी कॉम्बिनेशंस देखेंगे, पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडक्टर्स। अगर हम सीरीज में लेते हैं इंडक्टर्स, लेट्स सपोज ये एक इंडक्टर है ऐसे, ये और एक इंडक्टर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से आप बहुत सारे इंडक्टर्स ले सकते हो। लेट्स सपोज इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है L1, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है L2, इसके थ्रू जो EMF है E1, इसके थ्रू जो EMF है इट इज E2। नाउ if the total EMF flowing through it, यानी जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम इसका ऐसे बना सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम ऐसे बनाएंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट। लेट्स सपोज इसकी जो इक्विवेलेंट दोनों के बदले में अगर मैं एक ही सिंगल इंडक्टर यहाँ पे शो करूँगा, लेट्स सपोज उसकी इंडक्टेंस है L इक्विवेलेंट, इसके थ्रू जो टोटल EMF है E है। सो सपोज टोटल EMF कितना है? E। तो अब टोटल EMF अगर मैं रखता हूं E, वो E किसके बराबर आएगा? E1 प्लस E2। अभी आपने देखा था EMF किसके बराबर आता है? EMF इंड्यूस्ड माइनस L di/dt। ये अभी आपने देखा था, EMF इज इक्वल टू माइनस L di/dt। तो अगर आप इस E के बदले लिख सकते हो, इस E के बदले आप लिखेंगे, क्योंकि हमने टोटल EMF रखा है E, इसके थ्रू भी टोटल EMF कितना होगा? E। अगर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है L E को, सो यहाँ पे E टोटल EMF इट विल बी इक्वल माइनस L इक्विवेलेंट di/dt। सो मैं इसको क्लियरली यहाँ पे लिख सकता हूँ। E के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं E के बदले लिख सकता हूँ माइनस L इक्विवेलेंट di/dt if the current changes at the rate of di/dt, it will be equal to E1 इसके बदले हम क्या लिखेंगे? माइनस L1 di/dt, माइनस L1 di/dt प्लस E2 के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस L2 di/dt,
क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, इसलिए di/dt जितना यहाँ से होगा उतना यहाँ से भी होगा। सो इसलिए अगर इसका टोटल EMF E था, E विल बी इक्वल E1 प्लस E2। अब E के बदले मैं लिख सकता हूँ L इक्वलेंट। अगर इसकी टोटल जैसे आप रेजिस्टेंस में लेते हो, जैसे रेजिस्टर्स में आप ऐसे लेते हो, लेट्स वो R1 R2, और इसका आप लेते हो R इक्वलेंट रेजिस्टेंस, तो फिर आप जब यहाँ पे लेते हैं V इज इक्वल सपोज V1 प्लस V2, लेट्स सपोज V1 ये है, V2 ये है, फिर आप V के बदले लेट्स सपोज टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी R इक्वलेंट, सो V के बदले आप क्या लिख सकते हो I इंटू R इक्वलेंट। V1 के बदले लेट्स सपोज यहाँ से करंट, क्योंकि सीरीज में है करंट सेम रहेगा, I R1 प्लस इसके बदले लिखेंगे I R2, तो फिर आप I देखिए कांस्टेंट रहता है, R इक्वलेंट विल बी R1 प्लस R2। इसी तरह इसमें आता है, सेम रिजल्ट यहाँ पे फॉलो होता है। अब देखो माइनस di/dt माइनस di/dt माइनस di/dt कैंसिल होगा, तो इम्प्लाइज L इक्वलेंट जो आएगा, L इक्वलेंट विल बी L1 प्लस L2। अगर इसमें n नंबर ऑफ इंडक्टर्स आपने लगाए होते, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अप टू Ln, सो डिपेंड्स कि आपके कितने इंडक्टर्स है सीरीज में। सो जो इफेक्ट रेजिस्टर्स शो करते हैं सीरीज में, सेम रिजल्ट आता है किनके लिए, इंडक्टर्स इन सीरीज। सो टोटल इंडक्टेंस ऑफ लेट्स सपोज ये है L1, ये है L2, सपोज ये है L3, सपोज ये है L4, ये सीरीज में मैंने कनेक्ट किए हैं। अगर इनकी टोटल, इस सर्किट की टोटल इंडक्टेंस आपने लेनी है तो वो कितनी आएगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। अगर इसमें n नंबर ऑफ आपने इंडक्टर्स रखे हैं तो उसमें आएगा L इक्वलेंट, फिर कितना आएगा, इट विल बी L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन प्लस Ln। अगर n नंबर ऑफ, यानी समेशन ऑफ, सिंपल समेशन ऑफ इंडक्टेंसेस। सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर अब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। लेट्स सपोज ये है एक इंडक्टर, ये है दूसरा इंडक्टर, इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ऐसे मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब आपने पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप देखते हैं तो करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट्स सपोज यहाँ से करंट I1 जाता है, यहाँ से करंट I2 जाता है, और सपोज टोटल करंट था I, इसकी इंडक्टेंस है सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है L2। अब इसमें EMF जो है वो सेम रहेगा, जितना EMF इसके थ्रू आएगा उतना ही इसके थ्रू भी आएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल इन पैरेलल वो रहता है इक्वल। तो अब यहाँ पे टोटल करंट जो आएगा, टोटल करंट इट विल बी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टाइम, सो इट विल बी di/dt इज इक्वल di1/dt प्लस di2/dt। अब देखो di/dt के बदले मैं लिख सकता हूँ माइनस E/L, सो di/dt माइनस E/L, di1 मीन्स इसके थ्रू, इट विल बी EMF सेम रहेगा माइनस E/L1, di2 वो आएगा माइनस E/L2, क्योंकि इसके थ्रू जो है इट सेल्फ इंडक्टेंस इज L2, इसलिए EMF E ही रहेगा, L2 होगा, यहाँ पे EMF E ही रहेगा, L1 रहेगा। अब जो इक्वलेंट है, लेट सपोज इन दोनों की इक्वलेंट इंडक्टेंस थी L इक्वलेंट, तो टोटल जो आएगा EMF इट विल बी L इक्वलेंट, E/L इक्वलेंट। अब माइनस ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इट विल बी 1/L इक्वलेंट इज इक्वल 1/L1 प्लस 1/L2। इस तरह से अगर आपके पास है n नंबर ऑफ इंडक्टर्स, अगर आपके पास है n नंबर ऑफ इंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसका जो इक्वलेंट इंडक्टेंस आएगा वो आएगा 1/L इक्वलेंट इज इक्वल 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस 1/L4 अप टू 1/Ln, जैसे आप रजिस्टर्स में देखते हो। सिमिलर रिजल्ट्स यहाँ पे ओबे होते हैं, फॉलो होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंडक्टर and their combination, series combination and parallel combination। series combination में आप देखते हो सिंपली जो इंडक्टेंस है वो एड अप हो जाती है, और पैरेलल में आप देखते हो जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आती है उसका जो रेसिप्रोकल आता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ
individual inductors. So this is all about this inductor and their combination. अब हमने यहाँ पे देखना है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर. अब हम जाएंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. सो अभी हमने देखा है कि एक इंडक्टर की प्रॉपर्टी रहती है, एक इंडक्टर की प्रॉपर्टी रहती है टू अपोज द फ्लो, टू अपोज द चेंज इन फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट. उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को और एक नाम हम देते हैं बैक ईएमएफ. सो द इंडक्टर अपोजेस the change in current flowing through it by the induced EMF. और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अपोज करता है इस चेंज को, करंट के इस चेंज को, इसको हम और एक नाम देते हैं बैक ईएमएफ, नोन एज बैक ईएमएफ. An inductor or a coil opposes the change in current flowing through it by the induced EMF or current. That induced EMF by virtue of which it opposes the change in current flowing through it, that is called as back EMF. अब अगर हमने करंट को मेंटेन करना है इस सर्किट में, अगर इस इंडक्टर में या इस सर्किट में अगर हमने करंट को मेंटेन करना है तो हमने वर्क करनी है अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ. So to maintain the current in the circuit, work needs to be done against this back EMF. क्योंकि ये बैक EMF क्या करता है, ये अपोज करता है उस चेंज को. अगर अब आपने करंट को मेंटेन रखना है उस सर्किट में, so we have to work against this back EMF. So to maintain the current in the circuit, we need to work against this back EMF. The rate at which work needs to be done against this back EMF, to maintain current I in the circuit is simply, ये the rate at which work needs to be, that means power, simply power, dW by dt, the rate at which work needs to be done to maintain current I in the circuit. अगर आपने पता है सर्किट में एक इंडक्टर है, उस इंडक्टर में बैक ईएमएफ E डेवलप हो जाता है, तो वहां से करंट I आप फ्लो करते हैं, तो उसमें पावर कितना आएगा, इट विल बी EI. सो इसलिए सिंपली E इंटू I आएगा. मैं खाली मैग्नीट्यूड लेता हूँ. यहाँ पे हमने पता है यहाँ पे जब भी करंट चेंज होगा थ्रू ए कॉइल और इंडक्टर, वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जो अपोज करता है उस चेंज को. दैट ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ. अगर आपने करंट मेंटेन करना है किसी सर्किट में जिसमें एक इंडक्टर लगा होता है, तो उसमें आपने वर्क डन करनी है अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ टू मेंटेन करंट इन दैट सर्किट. सो वही मैंने यहाँ पे लिखा, द रेट एट विच वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ टू मेंटेन करंट आई इन द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L. सो उसमें कितना आएगा वो वर्क, रेट ऑफ वर्क, दैट इज पावर dW by dt, इट विल बी EI. अब आपने पता है यहाँ पे अभी आपने देखा था EMF कितना आता था, इट वाज इक्वल टू -L di by dt, -L di by dt. अब यहाँ पे मैंने खाली मैग्नीट्यूड लिया, इसलिए मैं माइनस साइन को यहाँ पे ओमिट कर सकता हूँ. सो दैट मीन्स ये आएगा L अपना I है ये, और आएगा di by dt, इट विल बी dW by dt. जो स्मॉल वर्क आएगा यहाँ पे, स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ, dW अगर आप लेंगे, स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ, इट विल बी LI di, dt will go. So small work done against this back EMF to maintain current I in the circuit, that is dW is equal to LI di. Now
जो ये वर्क है ये स्टोर हो जाती है इस इंडक्टर में. दिस वर्क गेट स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. अगर आपने टोटल वर्क डन देखना है, टोटल वर्क डन टू मेंटेन करंट आई इन द सर्किट, तो टोटल वर्क डन आएगा, टोटल वर्क डन against the back EMF to maintain current I in the circuit will be obtained by integrating this equation. So that means W will be dW, it will be Li di. अगर आपने इसमें करंट I मेंटेन करना है, यानी अगर आप 0 to I करंट इसमें आप मेंटेन करना चाहते हैं, so that means जो टोटल वर्क डन आएगा W, it will be L बाहर आएगा, कांस्टेंट है, I की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट I, it will be I square by 2, x dx it is x square by 2, इसी तरह I di it is I square by 2. अब लिमिट, अपर लिमिट आएगा I, लोअर लिमिट 0, so मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे भी I 0, so it will be W will be equal to 1 by 2 L, upper limit is I square minus 1 by 2 L, lower limit is 0, that is 0. So this amount of work done needs to be done against this back EMF to maintain, to grow the current from 0 to I. So अब ये work done जो है, this gets stored in the inductor in the form of magnetic potential energy. So therefore the energy stored in an inductor, that is U, it will be equal to 1 by 2 L I square, and this energy is stored in the inductor in the form of magnetic potential energy. So this is the energy stored in the inductor 1 by 2 Li square. Now you must remember that कि अगर आप एक इंडक्टर लेते हैं या कॉइल लेते हैं, आप जब आप उसके थ्रू करंट चेंज करते हैं, चाहे आप ग्रो करेंगे करंट उसके थ्रू या आप डिके करेंगे करंट उसके थ्रू, तो वहाँ पे एक अपोजिशन ऑफर होती है. दैट अपोजिशन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. और वो अपोजिशन किसकी वजह से आ जाती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट. उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम नाम देते हैं बैक ईएमएफ. सो जैसे आपने मैकेनिक्स में देखा है कि हर एक बॉडी की एक एबिलिटी रहती है विच अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट, कि एक बॉडी की एबिलिटी रहती है कि जब आप उसको रेस्ट पे रखते हैं वो कोशिश करता है रेस्ट में ही रहने की, जब आप उसको मोशन में लाते हैं तो वो अपोजिशन ऑफर करता है. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं या उसकी मोशन कम करना चाहते हैं तो वो फिर से अपोजिशन ऑफर करती है अगेंस्ट दैट एफर्ट. या अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे अपोजिशन ऑफर करता है अगेंस्ट दैट एफर्ट. सो उसको हम नाम देते हैं इनर्शिया. सो इसी तरह यहाँ पे जब आप करंट, अगर करंट आई फ्लो करता है किसी कॉइल के थ्रू, किसी सर्किट के थ्रू, अगर आप उसमें इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी एक अपोजिशन ऑफर होती है. दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस और सिंपल इंडक्टेंस. सो हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टेंस जो है इट इज एन electromagnetic analog of mass in mechanics. So inductance is the electromagnetic analog of mass in mechanics, so which gives the measurement of inertia. यानी यहाँ पे इंडक्टेंस हमें देगा मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मैकेनिक्स में हमें मास देता है मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया. सो अब आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो. सो इंडक्टेंस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक analog of mass in mechanics, which gives measurement of inertia. ये एक important point आप इसमें नोट कर सकते हो आप. So this is all about this इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. अब हमने देखना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड. लेट्स कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L and n number of turns is equal to n. If the number of turns per unit length is represented by small n, it will be n by L, and the number of turns per unit length.
Let's consider a long solenoid of length L. Total number of turns n and number of turns per unit length will be n by L. If current I is flowing through it, let's suppose current I is flowing through it. अब आपने ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा आपने. अगर आप एक लॉन्ग सॉलिनॉइड देते हैं जिसके थ्रू करंट आई फ्लो करता है, सो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड is uniform and is equal to B is equal to mu naught Ni. अगर आपको याद होगा, the magnetic field inside a solenoid of n number of turns per unit length is mu naught times Ni. So if the cross sectional area अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया इस सोलेनॉइड का ए है, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड इज ए, तो अगर आप एक लूप लेंगे, एक टर्न के थ्रू कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, बी इंटू ए, क्योंकि उसके लेट्स सपोज ये यहाँ पर है, इसमें मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, इसका एरिया कितना है ए, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप विल बी बी डॉट ए, बी ए cos 0, दैट इज cos 1. Cos 0 is 1, that is equal to BA. So magnetic flux through each turn, यानी एक टर्न के थ्रू कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, phi, it will be equal to BA, that is mu naught NIA. Now अब अभी हमने बोला इसमें कितने मैंने टर्न्स रखे हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड क्योंकि इसमें मैंने n नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी phi t, लेट्स सपोज phi t इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज इक्वल टू n टाइम्स जो फ्लक्स थ्रू ईच टर्न है, इट इज n phi, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स NIA, और है ये n. दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स and cross sectional area A when a current I is flowing through it. Now अगर इस सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस है L, ये मैंने स्मॉल l रखी है लेंथ, अगर इसकी इस सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस अगर L है, कैपिटल L इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सोलेनॉइड, और इसके थ्रू करंट कितना आता है I, तो अब आपने पता है फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस कॉइल विल बी phi विल बी इक्वल टू Li, क्योंकि आपने पता है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, फिर मैंने प्रोपोर्शनल के बदले हम लेते हैं L. सो टोटल फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस इन सेल्फ इंडक्टेंस L is phi t is equal to Li. So now यहां पर ये भी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू द सोलेनॉइड. दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड इफ वी नो इट इज सेल्फ इंडक्टेंस. दिस इज इफ वी नो द यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड थ्रू सोलेनॉइड अगर हमने पता है तो हम ऐसे एक्सप्रेशन ले सकते हैं. सो नाउ ये और ये सिंस ये एक ही सोलेनॉइड है, इसलिए phi t टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों सेम आने चाहिए. तो अब इसका मतलब है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें मिलेगा यहाँ पे Li विल बी इक्वल टू कितना होगा, n म्यू नॉट NIA, n टाइम्स म्यू नॉट NIA. अब ये I और I क्या होगा, कैंसल, L विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कैपिटल N स्मॉल n A. और अब आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, आप स्मॉल n के बदले आप कैपिटल N बाई L लिख सकते हो आप.
So it will be then mu naught n square by L A, mu naught n square A by L, क्योंकि स्मॉल n के बदले आपने कैपिटल N by L लिखा, कैपिटल N इंटू कैपिटल N इज n स्क्वायर। और इन टर्म्स ऑफ स्मॉल n अगर आप लेना चाहेंगे तो स्मॉल n में आप लिख सकते हो, ये कैपिटल N के बदले आप स्मॉल n इंटू L लिख सकते हो आप, तो आप ये लिख सकते हो ऐसे भी, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, म्यू नॉट टाइम्स n स्क्वायर A by L, और अब आप कैपिटल N के बदले आप स्मॉल n इंटू L लिख सकते हो, इट इज म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल n स्क्वायर L स्क्वायर, एक L कैंसिल होगा, L इंटू A। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। नाउ अगर ये सोलेनॉइड, इफ ए मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज इनसाइड द सोलेनॉइड, ये जब सोलेनॉइड हॉलो था, अगर इसमें वैक्यूम है इनसाइड, तो ये एक्सप्रेशन आती है। अगर आप इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखते हो जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर, तब आप यहां पे क्या लिखेंगे, एल विल बी इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। This is the expression if a magnetic material of permeability mu r is inside the solenoid. This is the expression when it is a hollow solenoid and there is no magnetic material inside the solenoid. If it is filled with vacuum, then we have this expression. So this is all about this self-inductance of a long solenoid. I will repeat it once more. Let's consider a solenoid of length L, cross-sectional area A, through which current I is flowing. So then हमने पता है यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, मैंने यहाँ पे लेंथ ली है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है A, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैंने n लिए है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मैंने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया, एंड दैट इज इक्वल टू n बाई L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी कांस्टेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ni। तो अगर हम एक टर्न को देखेंगे, एक टर्न का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, उसके थ्रू कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा B इंटू A, सो इट विल बी म्यू नॉट ni A। नाउ इस सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, n टर्न्स, तो हर किसी के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, ये म्यू नॉट टाइम्स ni A, तो टोटल फ्लक्स विल बी n टाइम्स दिस थिंग, सो इट विल बी टोटल फ्लक्स n phi, इट विल बी n टाइम्स म्यू नॉट ni A। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस सोलेनॉइड। नाउ अगर हमने इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस दिया गया हो L और इसके थ्रू करंट I है, तो अगर आपको बताया जाए कि व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस टू दिस सोलेनॉइड, इट विल बी सिंपली Li। सो देयरफॉर ये मैग्नेटिक फ्लक्स और ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है क्योंकि एक ही सोलेनॉइड है यहाँ पे, सो इसलिए Li विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स n i a, n म्यू नॉट n i a, i और i क्या हो गए कैंसिल, L विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स n a। और अब आप इस स्मॉल n के बदले क्या लिख सकते हो, कैपिटल N, स्मॉल n के बदले आप लिख सकते हो कैपिटल N बाई L, it is capital N by L, it is mu naught n square A by L, mu naught n square A by L। इसी तरह अब आप यहाँ पे ले सकते हो आप mu naught n square A by L, और कैपिटल N के बदले आप स्मॉल n इंटू L लिख सकते हो आप, it is n square L square, एक L कैंसिल हो गया, it is mu naught n square L A। This is the self inductance of a solenoid filled with vacuum. Now if it is filled with some magnetic material आप रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, तो एक्सप्रेशन जो आएगा आपने यहाँ पे म्यू आर इसके साथ म्यू नॉट के साथ मल्टीपल करना है, सो दैट गिव्स द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट सोलेनॉइड। अब इसमें एक टॉपिक रहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।